हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन आस्क की जो एक सीरीज थी उसके अंदर फरवरी मंथ 2023 के अंदर। तो हम 2023 का फरवरी मंथ को कवर कर रहे हैं और इस सेक्शन में बेसिकली हमने अभी तक ऑलरेडी 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। तो पार्ट 3 हमने ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं अब तक और ये है हमारा पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 के अंदर भी हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स फरवरी 2023 के अंदर हुए हैं। उनमें से मैंने वो क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें चैनल को, और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं और साथ में हम क्वेश्चंस की डिटेलिंग भी थोड़ी सी देख लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उस टॉपिक के बारे में हमें हमारी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो भी एनहेंस हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारे पार्ट 4 का। व्हाट इज एन व्हाट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू बैटल ऑफ एम्बूर। बैटल ऑफ एम्बूर से संबंधित ये क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ एम्बूर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है, आपसे ये कहा गया है। जब हम बात करते हैं बैटल ऑफ एम्बूर की, तो बैटल ऑफ एम्बूर जो है ये लड़ी जाती है ये फाइट होती है, लड़ाई 1749 के अराउंड। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है फॉर्ट इन 1752। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर गलत हो जाती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा गया था, नॉट ट्रू में तो एक तो पहला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट एक क्लैश होता है किसका, सेकेंड कार्नेटिक वॉर का। मतलब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बैटल ऑफ एम्बूर है ये किस टाइम पर लड़ी गई है। बैटल लड़ी गई है कार्नेटिक वॉर के दौरान। कार्नेटिक वॉर जो चल रही थी आपकी साउथ के अंदर, 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई हैं, उस दौरान जो लड़ाई हो रही थी उसके साथ में ये वॉर होती है, उस कार्य क्षेत्र या उस टाइम पीरियड के अंदर बेसिकली ये कहा जाए तो। ठीक है, और ये जो बैटल ऑफ अंबूर है किन किन के बीच लड़ा गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लड़ाई होती है अनवरुद्दीन मोहम्मद खान के दौरान। ठीक है, ये लड़ाई होती है अनवरुद्दीन अनवरुद्दीन मोहम्मद खान, ठीक है, नवाब ऑफ कर्नाटक होता है। आफ्टर इस बैटल के दौरान जो चंदा साहिब है, मतलब ये जो लड़ाई होती है, इस लड़ाई के बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है बैटल ऑफ एम्बूर के बाद, वो रिजल्ट ये होता है कि जो चंदा साहिब हैं, चंदा साहिब नाम के जो व्यक्ति हैं, चंदा साहिब, उनको क्या कर दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। कहाँ का, कर्नाटक का, मतलब साउथ का नवाब बन जाते हैं चंदा साहिब इस लड़ाई के बाद। ठीक है, अब देखिए बाकी पॉइंट्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तो आपका नॉट ट्रू है। ठीक है, आंसर में आपको मिल गया 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इस बैटल के अंदर, इस बैटल की जो आर्मीज है ऑफ मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब एंड फ्रेंच, ये फॉट करती हैं टुगेदर अगेंस्ट द अनवरुद्दीन। बिल्कुल हमने वही बात करी, अनवरुद्दीन के बीच में लड़ाई होती है और चंदा साहिब की तरफ से, देखिए चंदा साहिब की आर्मी, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच आर्मी, तो मतलब ये कंबाइंड होती हैं, अलग से एक अनवरुद्दीन की टीम होती है। तो ये लड़ाई होती है जिसमें अनवरुद्दीन क्या हो जाता है, हार जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन फेसेस डिफीट, ये हार जाता है। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका गलत स्टेटमेंट कौन सा था, ओनली फर्स्ट वाला। तो ओनली फर्स्ट आपका आता है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें, दैट इज द किलीज खान। जो किलीज खान है इज नोन एज द, इसे क्या कहा जाता है, मुबारिज खान। देखिए किलीज खान को मुबारिज खान भी कहा जाता है, ये पूछा गया है इसमें। देखिए किलीज खान को मुबारिज खान नहीं कहा जाता है यहाँ पर। तो देखिए किलीज खान क्या होता है, देखिए किलीज खान जो है ये व्यक्ति है, इसका असली नाम जो है ये है दैट इज द ख्वाजा आबिद खान सिद्दीकी। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है ख्वाजा आबिद खान सिद्दीकी, इसको कहा जाता है किलिच खान, ना कि मुबारिज खान को। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मतलब आपका पहला पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मतलब आंसर में तो आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा था तो पहला ऑप्शन तो आपको मिल गया। अब यहाँ पर हम बात कर ले, अगर जो किलिच खान की या जो भी ये ख्वाजा आबिद
खान सिद्दीकी है, ये जो व्यक्ति है ये नवाब है बेसिकली एक तरीके का, ही इज़ द नवाब। और नवाब के साथ में ये एक मिलिट्री कमांडर भी है, मिलिट्री मिलिट्री कमांडर, ठीक है, मिलिट्री कमांडर है अंडर द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर के अंतर्गत जिसमें औरंगजेब का उस टाइम पर शासनकाल था, तो उस टाइम पर ये मिलिट्री कमांडर भी है वहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पर बैटल ऑफ सहाकर खेड़ा। तो देखिए बैटल ऑफ सहाकर खेड़ा में क्या होता है, ये लड़ाई एक्चुअली कब होती है, ये लड़ाई होती है आपकी 1724 के दौरान, 1724 में ये लड़ाई देखने को मिलती है। इसमें सहाकर जो आपका ये है क्या नाम था इसका, सहाकर खेड़ा, ये आपका बेसिकली जगह कहाँ पर है, ये आपका देखने को मिलती है लड़ाई बेसिकली, अगर जो आज की डेट में हम बात करें तो जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद औरंगाबाद का इलाका है, वहाँ पर ये लड़ाई आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये लड़ाई आपकी होती है निज़ाम उल मुल्क और दैट इज़ द मुबारिज़ खान, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई आपको देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो निज़ाम उल मुल्क है ये हार जाता है मुबारक खान से, ठीक है, हार जाता है। मतलब ये स्टेटमेंट आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपकी करेक्ट है, मतलब नॉट करेक्ट ढूंढना है आपको यहाँ पर। तो पहली तो स्टेटमेंट आपकी सही है, मतलब पहली रॉन्ग है, सेकंड सही है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड जो है आपकी यहाँ पर थर्ड पॉइंट है जुल्फिकार खान गेव निज़ामुल मुल्क विद द टाइटल ऑफ अशरफ जहां। देखिए इसमें ये कहा है कि जो जुल्फिकार खान है उसने निज़ामुल मुल्क को एक टाइटल दिया अशरफ खान, अशरफ जहां का। तो अब इसके बारे में अगर जो हम बात करें तो मीर उमार नाम का एक व्यक्ति था, किस नाम का, मीर उमार। तो मीर उमार इसको आमतौर पे कहा जाता था अशरफ जहां, अशरफ अशरफ जहां के नाम से इसे जाना जाता था मीर उमार को, ठीक है। और ये निज़ाम था, पहला निज़ाम था हैदराबाद का, जब हैदराबाद बना तो हैदराबाद का पहला निज़ाम था। और ये जो अशरफ जहां का जो टाइटल है, ठीक है, निज़ामुल मुल्क को मिलता है जब इसकी जीत होती है फर्रुखशियार पर, जब एक फर्रुखशियार की जो लड़ाई होती है 1712 के दौरान, उस पर जब जीत होती है, ठीक है, ना कि इसे निज़ामुल जोफर सॉरी जुल्फिकार खान ने ये टाइटल दिया था, ठीक है। लड़ाई के बाद इसको अशरफ जहां का जो टाइटल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है, तो मतलब देखिए गलत पूछा गया था, नॉट ट्रू, दैट मीन्स 1 और 3, 1 एंड 3 कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन बी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। Which of the following is or are not true in relation to the Congress annual session in 1927? देखिए 1927 का ये वही टाइम है जिस टाइम पर साइमन कमीशन जो है वो भारत आ रहा होता है, ठीक है, उसी दौरान पर ये एनुअल सेशन हो रहा है कांग्रेस का, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया नॉट ट्रू, देखिए इस सेशन के अंदर, ठीक है, पहले लिखा हुआ है कि दिस सेशन वाज प्रेसाइडेड बाय M.A. अंसारी, ठीक है, प्रेसाइडेड बाय M.A. अंसारी। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। इसकी इस टाइम पर जो अध्यक्षता थी M.A. अंसारी ने करी थी, और M.A. अंसारी कौन थे, एक भारतीय राजनीतिक थे, पॉलिटिकल लीडर थे उस टाइम पर, ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ था सेशन पास द रेजोल्यूशन अगेंस्ट द सेंडिंग इंडियन आर्मी फॉर फाइटिंग इन चाइना एंड जापान। देखिए उस टाइम पर क्या है, वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी, तो उस टाइम पर भारत की सेना को बेसिकली चाइना और जापान भेजा जाए, उसके खिलाफ जो है बेसिकली रेजोल्यूशन पास होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो इस रेजोल्यूशन के अंदर ये एक्चुअली देखिए ये सेशन आपका कब हो रहा है, ये रेजोल्यूशन वाली बात जब हम करते हैं तो ये 1929 के अंदर होता है आपका, ठीक है। और ये कौन सा सेशन था, दैट इज द मद्रास सेशन। मद्रास सेशन के अंदर जब इन्होंने बेसिकली एक साइमन कमीशन को बाइकआउट करने की बात करी थी, और ये कहा था कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया टू यूज द इंडियन आर्मी ट्रुप्स फॉर द चाइना और मेसोपोटामिया का जो, या रशिया के अगेंस्ट, और या फिर जापान, अब इन सभी जो एरिया से जो फाइट चल रही है वहां पर उसके लिए। तो आपकी ये स्टेटमेंट क्या है, दिस वाज द नॉट अगेंस्ट चाइना एंड जापान,
ठीक है, तो चाइना तो ठीक था, बट जापान नहीं था यहाँ पर। जापान की जगह कंट्री अगर जो होती है यहाँ पर मेसोपोटामिया, या फिर आज की डेट में हम कहा जाए तो इराक वाला इलाका, ठीक है, इराक का नाम होता, या फिर साथ में आपका रशिया होता, तब आपका आंसर सही होता। बट यहाँ पर चाइना तो ठीक है, बट जापान ऐड कर दिया, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है वो भी अडॉप्ट किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो दो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, बट यहाँ पर जो है पूछा क्या था, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट तो ओनली आपका 2 पॉइंट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। व्हाट आर ट्रू अबाउट प्लाज्मा स्टेट। देखिए प्लाज्मा स्टेट से संबंधित बात करी गई है। देखिए प्लाज्मा स्टेट जो होती है ये एक सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर, और पार्टिकल जो होते हैं वो आयोनाइज फॉर्म के अंदर होते हैं। किसके अंदर, आयोनाइज फॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगे, आयोनाइज गैसेस के फॉर्म में देखने को मिलेंगे बेसिकली। और फ्लोरेसेंट बल्ब, सॉरी फ्लोरेसेंट बल्ब नहीं, बेसिकली यहाँ पर हम बात करें फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और नियॉन साइन जो बल्ब होते हैं उनके अंदर प्लाज्मा आपको देखने को मिलता है। सन और जो स्टार्स हैं, ठीक है, वो आपका ग्लो करते हैं, चमकते हैं जो है, वो किसकी वजह से चमकते हैं, बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा की वजह से वो चमकते हैं, शाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिलेटेड विद द पार्टिकल्स की जो प्लाज्मा स्टेट है उससे। तो क्वेश्चन पर आते हैं, पार्टिकल्स इज इन द स्टेट ऑफ आयोनिक स्टेट। तो यहाँ पर पूछा है ट्रू, है ना, सही कौन कौन से स्टेटमेंट है ये बताना है। तो पार्टिकल्स जो है वो आयोनिक स्टेट में होते हैं, बिल्कुल अभी हमने बात करी, आयोनिक गैसेस फॉर्म में होते हैं। लाइट इन द एलईडी बल्ब इज रिलेटेड टू द प्लाज्मा स्टेट। देखिए एलईडी बल्ब नहीं, यहाँ पर हमने बात करी थी फ्लोरोसेंट बल्ब की, तो फ्लोरोसेंट बल्ब कलेक्ट होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, दिस वन इज ट्रू। सनलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा स्टेट। अभी हमने बात करी सनलाइट और स्टार जो है वो प्लाज्मा इफेक्ट की वजह से आपका शाइन करते हैं, ब्लिंक करते हैं। तो दैट मीन्स 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एलिमेंट्स एंड वैलेंसीज के बारे में पूछा गया है, कंसीडर द, बेसिकली आपको करेक्टली मैच करना है इन्हें। तो देखिए वैलेंसी क्या होता है, यहाँ पर आउटर मोस्ट जो सेल होती है, जैसे आपका न्यूक्लियस है, इसके ऊपर ये एक जब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बेसिकली, तो यहाँ पर ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये एस एलिमेंट है, पी है, डी है, इस तरीके से जो सेल्स बनती हैं, तो इनकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है, जो बाहरी परत होती है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या वैलेंसीज हैं बेसिकली, उनको उनकी काउंट को कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एलिमेंट्स और वैलेंसीज के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। ये है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन के अंदर एक वैलेंसी होती है, एल्यूमिनियम के अंदर होती है आपकी 3 वैलेंसीज, और सल्फर के अंदर होती हैं 2। तो यहाँ पर जो मैच बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू हैं ये पूछा गया है। देखिए स्मॉल पोर्स इन एपिडर्मिस आर ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज अ स्टोमेटा। जो स्मॉल पोर्स होते हैं एपिडर्मिस के, लीफ के जो पत्ती है उसके अंदर जो स्मॉल पोर्स होते हैं उन्हें कहा क्या जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। आपने पत्ती देखी होगी, लीफ देखी होगी, मतलब मान लीजिए ये इस तरीके की कोई लीफ है, ठीक है, तो इसके अंदर ना स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स। बहुत गौर से देखोगे किसी पत्ते को उठा के तो आपको देखने को मिलेगा, उन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। सेकेंड है guarded cell present in the stomata are help in exchanging of gases with the atmosphere. This statement is also right. यहाँ पर क्या होते हैं, गार्डेड सेल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, सॉरी इनटेक करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, ये जो प्रोसेस है उसके लिए हेल्पफुल रहता है। ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन जो है मतलब पत्ती है, पत्तियों को सरफेस से आपका जो ट्रांसपिरेशन है, जो वाटर लॉस है, लॉस ऑफ वाटर, या वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बेसिकली, वो आपको देखने को मिलता है। तो तीनों पॉइंट्स आपके क्या है, करेक्ट है यहाँ पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर कमिटीज दी गई हैं और उन कमिटियों का जो मुख्य उद्देश्य था या किन चीज़ों को लेकर वो कमिटियाँ बनी हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। तो एक है नरसिम्हन कमेटी। देखिए नरसिम्हन कमेटी आपकी ये फॉर्म होती है 1991 के अंदर, ठीक है, और ये स्पेसिफिकली इसका जो उद्देश्य था फाइनेंशियल रिफॉर्म से रिलेटेड था। अब फाइनेंशियल रिफॉर्म से तो था, बट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसने क्या रिकमेंडेशन दी। इसने रिकमेंडेशन दी कि भाई जो CLR है, CLR और SLR, इसको क्या किया जाए, रिडक्शन किया जाए इसके अंदर।
फेज आउट डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बताया, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन के बारे में इसने बताया, रिमूवल ऑफ डुअल कंट्रोल बेसिकली उसके बारे में बताया, मोर फ्रीडम दिया जाए किसको, बैंक्स को ज़्यादा ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्त दिया जाए ताकि वो अपना बिजनेस रन कर सके, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। और साथ में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स को भी इसने काफ़ी ज़्यादा जोर देने की बात कही थी। तो नरसिम्हन कमेटी जब कभी भी आपको दिखे तो ये समझ जाइएगा कि बैंकिंग रिफॉर्म या फिर फाइनेंशियल रिफॉर्म से रिलेटेड उसका काम रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो P का 2 है, देखिए P का 2 मतलब एक ही जगह आ रहा है आपका, तो आंसर तो आपको यहाँ पर मिल जाता है डायरेक्टली D। बट हम यहाँ पर बाकी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो अगला है आपका जैसे आबिद हुसैन कमेटी। अभी आबिद हुसैन कमेटी ये होती है आपकी 1997 के अंदर। कब आती है? 1997 में अपनी कमेटी बनाता है, रिपोर्ट देती है बेसिकली। और ये स्मॉल स्केल, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिफॉर्म के लिए आपकी ये कमेटी होती है। और ये क्या कहती है? ये कहती है कि प्रोडक्शन जो है वो शुड बी रिप्लेस्ड बाय प्रमोशंस। ठीक है, कॉर्नर स्टोन ऑफ द फ्यूचर पोवर्टी के बारे में बात करती है, कॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सटेंशन एजेंसीज के बारे में बात करती है, ट्रेडिंग मार्केट असिस्टेंट के बारे में बात करती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल क्लस्टर्स के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, एंड फॉर्मर मेंबर थे बेसिकली ये जो आबिद हुसैन है, ही इज़ अ फॉर्मर मेंबर, जो भूतपूर्व मेंबर थे किसके? प्लानिंग कमीशन के। प्लानिंग कमीशन आज की डेट में क्या है? नीति आयोग। ठीक है, राकेश मोहन कमेटी के बारे में हम बात करें यहाँ पर आगे, तो राकेश मोहन कमेटी जो है ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बारे में बात करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हो गया एस का 1। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बारे में बात करती है, स्पेशली ये आपकी बात करती है रेलवेज के बारे में। रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होना है, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करनी है, तो इन सबको उसके बारे में बात करती है। और सिंपली ये कहती है कि रीऑर्गेनाइज किया जाए या रिस्ट्रक्चर किया जाए बोर्ड्स को सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट के। मतलब देखिए भारत के रेलवे सिस्टम जो है वो इतना बड़ा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है और बहुत सारे बोर्ड्स है उसके अंदर, ताकि उसका जो संचालन है वो सुचारू रूप से चल सके। और ये जो चिल्लाह कमेटी है, ठीक है, ये आपका आती है दैट इज इन 1991 के अराउंड ये भी थी आपकी। और ये बात करती है आपकी टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो जितनी कमिटीज़ होती हैं, देखिए आपको दो चीज़ें आपको यहाँ पर याद करनी होती हैं, जितनी आपको इंपॉर्टेंट कमिटीज़ आपको मिले, ठीक है, नोट्स में, बुक्स में, मटेरियल में, जहाँ पर भी, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कमिटीज़ के नाम आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। कमिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी या कब फॉर्म हुई मोस्टली, और जो कमिटीज़ होते हैं इनके जो चेयरपर्सन होते हैं उन्हीं के नाम पर ये कमिटीज़ का नाम रखा जाता है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और साथ में आपको यह ध्यान रखना है कि उसका जो कोर एजेंडा है, मतलब वो कमेटी किस चीज़ के लिए बनी थी। जैसे नरसिम्हन कमेटी आपकी फाइनेंशियल रिफॉर्म या बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें रही हैं यहाँ पर, तो आपको कोर वर्ड जो है, कीवर्ड, वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में ही चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। एक्ट ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी एजेंसीज को बेचा जा रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह के बारे में बात करी गई है कि ऐसा कृत्य जिसके दौरान मतलब अचानक से साइमल्टेनियसली खरीदे जाएं या बेचे जाएं कुछ सिक्योरिटीज़ को या करेंसीज को या कमोडिटीज़ को इन डिफरेंट मार्केट्स और डेरिवेटिव्स फॉर्म के अंदर, वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ आर्बिट्रेज। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको ये चीज़ पता लग गई कि मतलब अचानक से साइमल्टेनियसली सेलिंग एंड बाइंग प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटीज, करेंसीज या कमोडिटीज को इन अ डिफरेंट मार्केट्स, उसे कहा जाता है आर्बिट्रेज। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला वर्ड है ये है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है? इसके अंदर होती है कि जो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत कमोडिटीज़ या करेंसीज या सिक्योरिटीज़, बेसिकली जो ये तीन टर्म है, सिक्योरिटीज़, करेंसीज और कमोडिटीज़, इन सब का ट्रेड किया जाता है फॉर द इमीडिएट डिलीवरी इन द एक्सचेंज ऑफ कैशेस। मतलब यहाँ पर आपको जैसे तुरंत कैश चाहिए, मतलब है ना कि मतलब आप ऐसे होता है ना कि जैसे आप लोगों के घरों में गोल्ड की ज्वेलरी होती है, गोल्ड की ज्वेलरी होती है, आपको तुरंत कैश चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करते हैं? गोल्ड को गिरवी रख देते हैं या सेल कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? इसकी एवज में आपको तुरंत डायरेक्टली कैश मिल जाता है। तो
जो इमीडिएट कैश चाहिए, अगर जो पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, तो उसके लिए स्पॉट मार्केट की मार्केट में बेसिकली एक कोई मार्केट नहीं, बट इसमें क्या होता है ना कि आपने सेल कर दी तुरंत और तुरंत आपको पैसा मिल गया। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे कहते हैं स्पॉट मार्केट। अब यहाँ पर आता है एक फ्यूचर मार्केट। तो फ्यूचर मार्केट क्या है? ये ऑक्शन मार्केट होता है जिसके अंदर कई सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो खरीदते हैं, बेचते हैं अपनी कम्युनिटीज़ को, ठीक है, और अपने फ्यूचर के लिए रख के रखते हैं और फिर बाद में उनसे रिलेटेड मनी को विड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसे आप एक टर्म से आप रिलेट कर सकते हैं, जिसे ऑक्शन कहा जाता है, नीलामी, ठीक है। तो नीलामी के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, वो आपने मूवीज़ में या सीरियल्स में देखे ही होंगे, तो उन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अम्बुश मार्केटिंग। देखिए अम्बुश मार्केटिंग क्या होती है? ये होती है एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसके अंदर एक्विजर जो है, बेसिकली एक्विजर या एम्बुश वर्ड यूज किया जाता है, जिसमें कंप्लीट एक्सपोजर होता है टू द अदर एडवर्टाइजर, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, आपका कोई कम्युनिटी है, उसका कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट देते हैं, कि पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि उसकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो हम क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी मिल चुका है। Who has been named as the richest healthcare billionaire? richest healthcare billionaire कौन है दुनिया में इन द ह्यूमन ग्लोबल हेल्थकेयर रिच लिस्ट 2022 के अनुसार? तो यह है व्यक्ति साइरस पूनावाला। अभी साइरस पूनावाला कौन है? तो ये वो व्यक्ति है जिसने फाउंडेशन रखी थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। अब देखिए सीरम ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कोविड वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, कोविशील्ड। आपको ध्यान होगा कोवैक्स और कोविशील्ड हमारे भारत की सबसे पहली कोविड वैक्सीन बनने वाली वैक्सीन है, तो उनमें से ये एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, फार्मा कंपनी है। इसको ये इसका जो ओनर है बेसिकली या फाउंडर है बेसिकली साइरस पूनावाला, वो सबसे रिचेस्ट पर्सन है इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, ठीक है। और इसकी जो नेटवर्थ की बात करें तो वो लगभग आपकी 26 बिलियन डॉलर है, ठीक है, बिलियन डॉलर, 26 बिलियन डॉलर के आसपास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थॉमस फ्रिस्ट जूनियर। ये व्यक्ति कौन है? ये एक अमेरिकन बिलियनियर है और ये को फाउंडर है HCA हेल्थ केयर का। HCA हेल्थ केयर अमेरिका में चलती है, तो मतलब वहाँ की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ का ये अमेरिकन बिलियनियर है। नेक्स्ट है ली जिटिंग। तो ये जो ली जिटिंग व्यक्ति है, ये चाइनीज बॉर्न सिंगापुर बिलियनियर है, जो कि फाउंडर है, प्रेसिडेंट है, CEO है बेसिकली मिडरे मिडरे का। बेसिकली एक मिडरे जो है ये क्या है? मिडरे एक लार्ज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है। जूहैंग। तो जूहैंग जो है ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि आपका मिडरे है उसी तरीके से मिडरे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की तरीके से ये भी आपका एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसका जो फाउंडर है बेसिकली वो है जू हैंग, चाइनीज पर्सन है बेसिकली आई थिंक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑन मार्च 13 2022 वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च? आर्ट पार्क बेसिकली इसे शॉर्ट में कहा जाता है आर्ट पार्क, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क। दिस इज लॉन्च इन द बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा, और इसे प्रमोट किया है बेसिकली IISc बेंगलोर ने, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर ने इसे प्रमोट किया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसो वॉक, ये जो स्कीम है बेसिकली ये किस चीज़ की स्कीम है? दिस स्कीम इज रिलेटेड विद द ट्रांजैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाई अक्रॉस द ग्लोब अक्रॉस द वर्ल्ड। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरे देश को, पूरी दुनिया को बेसिकली थ्रू द वन चैनल सिंगल चैनल, इसके लिए आपका ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है। और ये आइडिया प्रपोज किया था, किसने प्रपोज किया था आपको ये पता होना चाहिए। दिस वाज प्रपोज बाय द PM नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी ये फर्स्ट बेसिकली असेंबली थी इसकी, इस ग्रुप की बेसिकली जो टास्क है या थॉट है बेसिकली ये, तो इसकी जो पहली पहली जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसके दौरान इसको प्रपोज किया गया था और ये प्रपोजल दिया गया था मोदी जी के द्वारा 2018 के अंदर,
2018 में जो है वो फर्स्ट मीटिंग होती है किसकी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसकी मीटिंग आपकी होती है 2018 में, उसमें ये प्रपोजल दिया गया था। विच इंडियन नेशनल पार्क इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट किस नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं, वो है आपका सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन डेल्टा आपका कहाँ बनता है, वेस्ट बंगाल के अंदर बनता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के अंदर, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के अंदर आपको ये बनता है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। और इसके अंदर लगभग 10,000 किलोमीटर तक का पूरा एक कवर आपको एरिया, लैंड एरिया देखने को मिलेगा सुंदरवन नेशनल पार्क के अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका असम के अंदर देखने को मिलता है, और ये होम टाउन है किसका, टाइगर्स का, यहाँ पर बहुत सारे हैं, एलिफेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन कैरी करता है। जो वन हॉर्न राइनो है, वन हॉर्न राइनो मतलब एक सिंग वाला जो गैंडा बेसिकली कहा जाए, ठीक है, दरियाई घोड़ा कहते हैं जिसे कुछ लोग, तो वन हॉर्न राइनो जो है उसकी भी एक बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड में वो काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। कान्हा नेशनल पार्क आपका MP के अंदर है, और MP में भी ये मैखाल रेंज के अंदर है। मैखाल रेंज जो है पर्वत श्रृंखला, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। सतपुड़ा जो पहाड़ियाँ हैं, मैखाल रेंज, सतपुड़ा पहाड़ियों की जो मैखाल रेंज है उसमें आपको देखने को मिलता है कान्हा नेशनल पार्क, और इसे कान्हा किसली नेशनल पार्क के नाम से भी कई बार जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में है, और कुछ हिस्सा इसका उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यूपी की बात करें तो यहाँ पर पीलीभीत और लखीमपुर खीरी वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको ये नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। और जिम कॉर्बेट जो है आपका एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलीट, देखिए रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो एथलीट्स के लिए कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखिए ये चीज़ आपको पता होगी, अगर जो अगर आप सुना होगा, या हो सकता है आपने खुद भी अप्लाई किया हो, कि अगर जो आपका वेट बढ़ जा रहा है किसी कारण से, ठीक है, तो जैसे जिस तरीके का आजकल हमारा खाना पीना है या रहन सहन है, उस हिसाब से जनरली लोगों का क्या है, वेट बढ़ जाता है। तो वेट बढ़ जाता है तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की जो इंटेक है उसको क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं, ठीक है। तो जितना कम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी होता है, बट जब हमारा वेट बढ़ा होता है तो उस टाइम पर हम कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उससे क्या होता है, हमारा वेट लॉस अच्छा होता है, ठीक है। बट वो यहाँ पर कंसर्न नहीं है, यहाँ पर कंसर्न है रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो एथलीट्स के अंदर आपका कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ऑप्शन नंबर E यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर होगा। डेजर्ट्स आर जनरली लोकेटेड एट, देखिए डेजर्ट जो है वो कहाँ पर जनरली लोकेटेड है, तो मोस्टली जो डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट, वो फाउंड होते हैं नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। इसी जो रेंज है ग्लोब की, देखिए यह जो ग्लोब है आपका इक्वेटर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो ये वाला जो जोन है बेसिकली दिस डार्क जोन, शेडेड जोन, यहाँ पर आपको मोस्टली जो है वो डेजर्ट देखने को मिलते हैं। तो अब इसकी जो रेंजिंग की बात करें तो ये रेंज अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री टू 30 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ में और इक्वेटर से साउथ में, इस रेंज में बेसिकली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर जो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है दुनिया का, वो कहाँ पर है, सहारा, दैट इज द सहारा डेजर्ट, और ये कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका जो सहारा डेजर्ट है, ये लगभग जो अफ्रीका है उसके पूरे कॉन्टिनेंट पे फैला हुआ है, मतलब पूरे महाद्वीप के अंदर वो तरीके से वो बेल्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो लोकेटेड एट द अबाउट 30 डिग्री लैटिट्यूड, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द एडेप्टेशन इकोलोकेशन टू डिटेक्ट द प्रेस। तो इकोलोकेशन आपको पहले पता होनी चाहिए। इकोलोकेशन क्या है, इकोलोकेशन एक ऐसी टेक्निक है जो यूज़ की जाती है बैट्स को या आपकी डॉल्फिन्स जो होती हैं, ठीक है, इस तरीके के जो जीव है इनको डिटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनकी लोकेशंस को डिटेक्ट करने के लिए। और इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, रिफ्लेक्टेड साउंड को यूज़ किया जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड साउंड।
अब देखिए ये एक तरीके का ऐसा हो गया कि अगर जो कभी आप किसी हिल स्टेशन में गए हों, वहाँ पर जैसे आपने या किसी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि भाई जब कोई व्यक्ति कुछ आवाज़ बोलता है, कोई साउंड प्रोड्यूस करता है, चिल्लाता है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है मतलब कुछ देर बाद वो आप आवाज़ जो है आपको खुद से सुनाई देती है। तो उस तरीके का जो फेनोमेना है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। साउंड वेव्स को भेजा जाता है, वो टकरा कर वापस आती हैं, उससे यहाँ पर इनकी लोकेशन डिटेक्ट होती है और इसके थ्रू जो है एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं अराउंड द पिच ऑफ डार्कनेस, ठीक है। सो उनका नेविगेशन हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई कि भाई वो कौन सा एनिमल है। भाई देखिए डॉल्फिन का साइज़ अलग होगा, शार्क का साइज़ अलग होगा, ठीक है। ये चमगादड़ है, बैट है, तो उसका साइज़ अलग होगा। तो हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि भाई कौन सा एनिमल होगा और वो कितना हार्म हो सकता है हमारे लिए और कितना इको फ्रेंडली हमारे लिए, मतलब एक सराउंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये डिटेक्शन वाला काम है बेसिकली। तो इको इको मतलब होता है साउंड, और लोकेशन तो आप जानते ही हैं। साउंड की हेल्प से आप किसी चीज़ को फाइंड कर रहे हैं, उसकी लोकेशन को डिटेक्ट कर रहे हैं। या आप इसे बेसिकली सोनार के अंदर एक यूज़ किया जाता है। सोनार मेथड बेसिकली कहा जाता है कि सोनार क्या है, जो सबमरीन है बेसिकली, जो सबमरीन एक साउंड को भेजता है, वेव्स को भेजता है, तो वो कितनी डिस्टेंस के बाद टकरा कर वापस आती है, उस चीज़ से वो कोई ऑब्जेक्ट आपका ओशन के अंदर है या नहीं है, क्या है और कितना बड़ा है, तो उस चीज़ को वहाँ पर वो डिटेक्ट करते हैं। तो वही मेथड है। तो इसके थ्रू क्या किया जाता है, बैट का डिटेक्शन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। तो देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है एक प्रोसेस है जिसके तहत जो है मिक्स स्पीसीज जो होती हैं, मिक्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड की स्पीसीज जो है और उनके हैबिटेट्स को, मिक्स स्पीसीज और प्लस उनका जो हैबिटेट है मतलब उनके रहने का तरीका जो भी है वो चेंज होता है। दैट विल बी चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम के अनुसार जो मिक्स स्पीस है, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हुआ फ्रॉम द एक मंकी, मंकी से इवॉल्व हुए हैं हम, इंसान की जो प्रजाति है, ऐसा हमने बुक्स में पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना। तो या फिर और भी डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो उनके जो हैबिटेट्स है या स्पीसीज के रहने का, खाने पीने का जो सिस्टम है, उन सब चीज़ों में समय के अनुसार जो है वो चेंजेस आते रहते हैं। बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन बीइंग, अब देखिए आज से 50 साल पहले जो है इंसान जो था वो, उसकी जो लाइफस्टाइल थी वो बिल्कुल अलग थी। या आप सिंपली आप ये कह लीजिए कि आपके जो ग्रैंडफादर थे उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग थी, उनका खाने पीने का तरीके अलग थे, तरीके मतलब चीज़ें क्या क्या खाते थे। वो लोग नॉर्मली जो एक सात्विक आहार है वो लिया करते थे। आपके जो फादर्स वगैरह थे हैं, मतलब जो वो लोग अपना जो सात्विक आहार था बट थोड़ा बहुत आउटसाइड हो गया। बट जो आज की जनरेशन है, हमारी करंट जनरेशन, हम लोग या आप लोग जैसे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो खाने पीने में है, मतलब हमारा जो घर का खाना होता है सात्विक आहार है, बट साथ में हमारा जो एक मेजर पोर्शन रहा है चीज़ों के अंदर, हैबिटेट के अंदर, कि भाई अब हमें क्या है, मोबाइल की रिक्वायरमेंट है। पहले मोबाइल नहीं थे तो भी काम चलता था, आज हमारी वो रिक्वायरमेंट बन चुकी है। फास्ट फूड हमारा रिक्वायरमेंट बन चुका है, ठीक है। तो हम दिन में एक बार दो बार या फिर हफ्ते में दो तीन बार जनरली क्या है, बाहर का खाना या कुछ फास्ट फूड, चाइनीज़, ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हैबिटेट के अंदर, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज के अंदर, ठीक है। तो ये होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इसके जो है 5 तरीके होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं। एक होता है आपका न्यूडेशन, इन्वर्जन, कंपटीशन एंड कोएक्शन बेसिकली कहा जाता है, या रिएक्शन होता है एक, रिएक्शन एंड क्लाइमेट और स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो ये 5 स्टेजेस होते हैं। तो इनमें से कौन सा वो स्टेज है, दैट इज द reaction is the stage, that is option C is the correct answer for this question. In which of the following tropics structure of ecosystem both fungi and bacteria occurs, किस ट्रॉपिकल सेक्शन के अंदर जो फंगाई और बैक्टीरिया है दोनों एक साथ होते हैं, वो देखिए होते हैं फूड के अंदर या फूड वेब के अंदर बेसिकली। तो ये एक तरीके का फूड वेब की बात करें यहाँ पर, तो ये आपको देखने को मिलेंगे जैसे डेट्रिशियल फूड चेन या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, ये ब्रोक डाउन होते हैं बाय द डिकम्पोजर, जैसे बैक्टीरिया और फंगाई, ये दोनों हेल्प करते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए।
ठीक है। यहाँ पर एक टर्म है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ या फिर आप कह सकते हैं इसे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बनते हैं, और वो कंपाउंड बनने के लिए कार्बन जो है वो हेल्पफुल होता है, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हेल्पफुल करता है उसमें, और उसे एनर्जी यूज, मतलब एज अ एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी फ्रॉम, और लेते हैं लोग कहाँ से, लाइट या इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वो एनर्जी लेते हैं यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स में। हेट्रोट्रॉफ्स जो है आपका, हेट्रोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म वैसे वाले ऑर्गेनिज्म जो खाते हैं अदर प्लांट्स को, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि होमोस्पीसीज या होमोट्रॉफ्स, बेसिकली कह लीजिए, हेट्रो मतलब अलग, अदर देन सेल्फ कह लीजिए, ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म, अदर दैट ईट्स डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स फॉर एनर्जी, ठीक है। अपनी एनर्जी के लिए वो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ये ले लीजिए कि भाई जैसे आपके होते हैं ना कुछ, जैसे आपकी गोट है, बकरी, ठीक है। गोट को एनर्जी चाहिए तो वो क्या करती है, बेसिकली गोट नहीं, बट बेसिकली आप कुछ ऐसे एनिमल, जैसे हम इंसान भी ले लीजिए, इंसान तो अब सारी चीज़ें खाने लग गए हैं, बट हेटरोट्रॉफ्स वो चीज़ें जो अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं या उनको खाते हैं फॉर देयर सेल्फ एनर्जी कंस्ट्रेंट के लिए, ठीक है। और ऑटोट्रॉफ्स जो है वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को पैदा करते हैं थ्रू फ्रॉम द सनलाइट और डिफरेंट सोर्स, ऑर्गेनिक सोर्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेब, फूड वेब, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर पार्ट 4 था, पार्ट 4 के अंदर इतने ही क्वेश्चंस। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर जो नए हैं आप तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।